नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 पर चर्चा, क्योंकि हमने इससे पहले आर्टिकल 13 पर चर्चा कर ली है, आर्टिकल 12 पे हमने चर्चा कर ली है, इससे पहले सिटीजनशिप पे हमने चर्चा कर ली है, और हमने आर्टिकल 1 पर भी चर्चा कर ली है। 1 से लेकर 4 तक हमने इस पर चर्चा कर ली है, और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने चर्चा कर लिया है। तो आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये पार्ट 3 के अंदर आता है। पार्ट 3 के अंदर आता है। पार्ट 3 के अंदर तमाम जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सभी दिए गए हुए हैं। पार्ट 3 इज ए मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। ये भारत का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा 1215 में 1215 के अंदर 1215 के अंदर एक चार्टर था, जो इंग्लैंड के अंदर जो है इसको पेश किया गया था। ये ऐसा दस्तावेज जिसके अंदर प्रत्येक नागरिक के हक और अधिकार जितने भी थे वो सभी इस चार्टर के अंदर, मैग्ना कार्टा के अंदर दिए गए हैं। तो हम फंडामेंटल राइट्स को, पार्ट 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं। अब पार्ट 3 के अंदर तमाम फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमने पहले वाली वीडियो में हमने बताया। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। 12 के अंदर स्टेट, राज्य को डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। 13 के अंदर जुडिशियल पावर दी गई है, वो हमने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बताया। और आर्टिकल 14 जो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें अगर हम ठीक तरह से इसको समझें तो समानता का अधिकार 14 से 18 समानता का अधिकार, और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 सांस्कृतिक अधिकार, और 32 के अंदर 5 रिट दी गई हैं। रिट जो है 5 रिट दी गई हैं, ये रिट दी गई हैं। और ये रिट जो है 32 के अंदर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमने इंट्रोडक्शन में भी इसको पढ़ा था, और हाई कोर्ट के अंदर हम 226 आर्टिकल 226 में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 32 में भी जा सकते हैं। हम कैसे जा सकते? एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स की ग्रीवेंसी होती है, वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो हम डायरेक्ट जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिख सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं, पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं, अगर हमारा इनमें से किसी का भी वायलेशन होता है। तो ये हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने इस पर डिटेल में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसकी जो ओरिजिन और डेवलपमेंट है वो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको बहुत ही गहनता से इस पे डिबेट्स करके इसको मेंशन किया गया, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी था। 1215 के अंदर इंग्लैंड के अंदर चार्टर पेश हुआ, मैग्ना कार्टा उसको बोला जाता है। और भारत का जो मैग्ना कार्टा फंडामेंटल आर्टिकल 14 विशेषकर, क्योंकि आर्टिकल 14 के अंदर है क्या? आर्टिकल 14 के अंदर जो है, ये आर्टिकल 14 क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इसकी अब बेयर प्रोविजन है, हम इसमें बाद में चर्चा करेंगे। अभी आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन होना चाहिए। ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कानून का शासन होना चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कि ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ, नॉट ए मैन
एक गवर्नमेंट होगी वो कानून से चलेगी, कानून के द्वारा चलेगी, ना कि मैन के द्वारा। सिंपल, कानून का शासन, गवर्नमेंट ऑफ ए लॉ, नॉट ए मैन। दिस सिंपल है, कानून का शासन होगा, कानून के तहत होगा। और इसमें एक डाइसी का सिद्धांत है, एक इसमें डाइसी का सिद्धांत है, डाइसी का, वो मैं बताता हूं आपको। डाइसी का सिद्धांत, डाइसी का सिद्धांत है, डाइसी का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, ये मैं आपको डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं, ये डॉक्ट्रिन है। डाइसी का सिद्धांत, रूल ऑफ लॉ, ये एक डॉक्ट्रिन है और ये डाइसी के सिद्धांत पे बनी हुई है। डाइसी का सिद्धांत है, ये प्रोफेसर हुआ करता था और इसने एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया, और उसका एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल मैं बताता हूं। इसकी फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो ये प्रिंसिपल ये कहता है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। किसी भी, कोई भी पावर है, कोई भी अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा, कोई अधिकारी करे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करे, या फिर कोई लेजिस्लेटिव ऑर्डर हो, तो उसमें आर्बिट्ररी मैनर नहीं होना चाहिए, तानाशाही सिस्टम नहीं होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, उसमें आर्बिट्ररी पावर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इसका, यानी कि दूसरा जो है इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, देखिए कानून के समक्ष बराबर, कानून के समक्ष समानता, ये दो प्रिंसिपल है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये डाइसी का सिद्धांत था, जिसका मैक्सिम है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। ये एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर का मतलब कोई भी व्यक्ति है, किसी को भी ऐसे ही पुनिशमेंट नहीं दी जा सकती जब तक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता, यानी तब तक उसको पुनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और इसमें जितने भी ऑर्गन हैं उनकी पावर को लिमिटेड कर दिया गया है। ऑर्गन का मतलब चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, या फिर जो है कोई भी अथॉरिटी हो, उसकी तमाम जितनी भी पावर है उनको, वो लिमिटेड है, उनको खुली छूट नहीं है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी ऑर्गन को, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेशन, किसी भी ऑर्गन को कंप्लीटली फ्री नहीं छोड़ता, यानी कि चेक एंड बैलेंस वाला मामला है। यानी ये एब्सेंस ऑफ पावर और इक्वलिटी बिफोर लॉ और इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये इंडिविजुअल फ्रीडम, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो है प्रिंसिपल डाइसी ने दिया था, ये प्रिंसिपल डाइसी ने दिया था। और इस प्रिंसिपल को ही रूल ऑफ लॉ बोला जाता है, यानी कि आर्टिकल 14 टोटल बेस्ड ऑन रूल दिस डाइसी प्रिंसिपल पे, डाइसी का जो प्रिंसिपल है इस पर बेस है, यानी कि रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए। और इसमें अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 की जो बेयर जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, बेयर जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, बेयर लैंग्वेज जो क्या कहती है कि नो स्टेट शैल नॉट डिनाई। आर्टिकल 14 की जो बेयर जो एज इट इज इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, मैं एक बार आपको रीड कर देता हूं आपके सामने। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष बराबर,
इसमें आगे लिखा है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, एनी पर्सन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोमा लगा के, और इक्वल प्रोटेक्शन, और इक्वल प्रोटेक्शन विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसको समझेंगे हम, ये हमने एज इट इज आर्टिकल 14 समझ लिया, लेकिन हमें पूरा लिख दिया है भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसकी जो हेडिंग है वो ये है, जो इसकी हेडिंग है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष बराबर, समानता, स्टेट, आगे लिखा स्टेट, जो हमने आर्टिकल 12 के अंदर हमने पढ़ा भाई डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट किसको कहेंगे। शैल कंपल्सरी है, नोट डिनाई नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, स्टेट नहीं डिनाई करेगा, किसको, एनी पर्सन, यहां जिक्र है एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब ही सी, कोई भी ह्यूमन बीइंग, इवन थर्ड जेंडर आल्सो। इसके अलावा भी एनी पर्सन का मतलब सिटीजन, समझने की बात है। आर्टिकल 14 का जो बेनिफिट है, आर्टिकल 14 जो राइट्स देता है वो सिटीजन को भी देता है और नॉन सिटीजन को भी देता है, यानी कि भारत के नागरिक को भी देता है और भारत का कोई नागरिक ना भी हो उसको भी आर्टिकल 14 अधिकार देता है। एनी पर्सन मतलब सिटीजन या फिर नॉन सिटीजन, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है। एनी पर्सन आया है, ये यही समझने की चीजें हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, एनी पर्सन इंक्लूड कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब कोई भी कंपनी, कंपनी एक्ट के द्वारा जो रजिस्टर्ड है वो कंपनी भी एंटाइटल है आर्टिकल 14 में जो अधिकार दिए, राइट्स दिए, उसको अवेल करने के लिए। अब सारी बात क्लियर। एनी पर्सन का मतलब ही सी, कोई भी, इंक्लूडिंग थर्ड जेंडर आल्सो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, और सिटीजन या फिर नॉन सिटीजन आल्सो, भारत का नागरिक हो या ना हो, या फिर कॉर्पोरेट, दोनों को बेनिफिट है। ये दोनों को इसका, उसको आर्टिकल 14 का बेनिफिट है, दोनों को जो है अपने आर्टिकल 14 को अवेल करने का राइट्स है। राइट्स ये जो आर्टिकल 14 है, इसके साथ एक आर्टिकल 21 है, 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी जो है नॉन सिटीजन को भी राइट्स देता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो कॉर्पोरेट पर्सन भी इंक्लूडिंग, एनी पर्सन का मतलब इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट पर्सन, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो टेरिटरी है, जो हमारी उस क्षेत्र है जो भारत का, उस क्षेत्र के दायरे के अंदर, उसके अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ समानता स्थापित, गैर समानता का यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, किसी को भी कोई स्पेशल राइट्स और स्पेशल अधिकार नहीं होंगे, सभी पर समान कानून अप्लीकेबल होगा, सभी पर बराबर जितने भी कानून सबके लिए बनेगा, किसी सेपरेट और किसी के लिए सेपरेट नहीं बनेगा। यानी कि हमारा जो आर्टिकल 14 है वो ये कहता है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास, और एक क्लासिफिकेशन का एक होना चाहिए, क्लासिफिकेशन विद इन रीजनेबल क्लास, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास नहीं, क्लासिफिकेशन तो होगा, हो सकता है, जैसे आर्टिकल 15 के अंदर
स्पेशल राइट्स दिए गए हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो क्लास क्लासिफिकेशन नहीं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो होगा। तो किसी भी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। ये डाइसी का सिद्धांत है। डाइसी के सिद्धांत के अनुसार ये प्रधानमंत्री से लेकर नीचे वाली जो पोस्ट है, कांस्टेबल हो चाहे पीएन हो चाहे फोर्थ क्लास हो, उन सब पर सब बराबर कानून अप्लीकेबल होगा। ये नहीं कि प्रधानमंत्री है, ये नहीं कोई जज है, तो उन सब पर सब एक जैसा कानून उन पर अप्लीकेबल होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ जो है एक्सेप्शन है इस आर्टिकल 14 के, जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक्सेप्शन आर्म्ड फोर्स जो है, अगर कोई भी आर्मी का पर्सन, कोई भी सैनिक, कोई भी ऑफिसर अगर कोई ऑफेंस करता है तो उनको आईपीसी से या फिर बीएनएस से उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स, उनके लिए स्पेशल अलग से कोर्ट बनाई गई है। आर्म्ड फोर्स एक्ट जो है वहां उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये इसके आर्टिकल 14 की एक्सेप्शन है। अब जैसे मेडिकल काउंसिल है, अगर डॉक्टर के द्वारा कोई वायलेशन है, मिसकंडक्ट है, तो मेडिकल काउंसिल के द्वारा उस पर जो है कार्रवाई होगी, ट्रीटमेंट होगी रिलेटेड टू मेडिकल। अगर जैसे प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट भी इसका एक्सेप्शन है। गवर्नर भी इसका एक्सेप्शन है। सीजीआई या फिर जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो भी इसका एक्सेप्शन है। ये कुछ एक्सेप्शन है। अदरवाइज भारत का संविधान किसी को स्पेशल राइट्स नहीं देता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है सब कानून सबके लिए बराबर है, किसी के लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। और ये टोटल बेस्ड है रूल ऑफ लॉ पे। आर्टिकल जो 14 जो है रूल ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का शासन। और ये कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का शासन, कानून। और नो एनी पर्सन अबाव द लॉ, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। यानी सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून सर्वोच्च है और सभी जो है कानून के अधीनस्थ है। ये आर्टिकल हमारा 14 कहता है। आर्टिकल 14 कहता है। तो ये हमने आर्टिकल 14 को समझा कि आर्टिकल 14 का बेयर प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 14 की थीम क्या है, और इसके कुछ केस लॉ हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इसके जो केस लॉ हैं, समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम केस लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।